निकिता आज पूरी तरह सजी सवरी चेतन पर गजब ढा रही थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उसको अपना मनचाहा हमसफ़र से जल्द मिलन की खुशी में एक चंचल सी मुस्कुराहट की अलग ही उस पर झलक दिखाई दे रही थी। सुर्ख जोड़े में सजी ये दुल्हन उस वक्त खुद को किसी और जहां की देवी समझ रही थी। इस मोड़ पर पहुंचने के लिए उसने कितनी बलिदान दी थी, कितनी नफ़रतें अपने पापा की नाराज़गी मोल ली थी। इतने कड़े इम्तिहान से गुजरकर इस खुशी को पाने जा रही थी। वो ये नहीं जानती थी ये खुशी इतने लंबे समय पार करने के बाद नसीब होगी। और उसके बाद उसकी ज़िंदगी का भयानक दौर शुरू होने वाला था। अचानक बारात आने की शोर उठा और फिर जयमाला और शादी। उसके बाद विदाई होने तक हर रस्में पूरी की गई और धूमधाम से विदा होकर निकिता चेतन यादव के घर पहुंच चुकी थी। काफ़ी देर तक दूल्हा की बहनें और कजन वगैरह उसे घर में लेकर बैठी रहीं और फिर उसकी थकावट का सोचकर उसको कमरे में पहुंचा दिया गया। मगर भगवान न जाने अचानक ऐसा क्या हुआ कि निकिता घूंघट की ओट में शर्माई लजाई सी अपनी ज़िंदगी में अपने पति का स्वागत करने के बजाय बेचैनी से कमरे में हर तरफ किसी चीज़ को तलाश कर रही थी। और फिर अचानक ही कमरे में मौजूद सेंटर टेबल पर फूलों की टोकरी में उसको वह छोटा सा चाकू दिखाई दे गया, जिसकी धार काफ़ी तेज़ थी। निकिता ने अपने भारी भरकम लहंगे को संभालते हुए तेज़ी से आगे बढ़कर उस चाकू को उठाया और दोबारा से बेड पर बैठकर चेतन यादव का इंतजार करने लगी। रस्मों के पूरे होने के बाद चेतन यादव अपने दोस्तों के पास बैठक में मौजूद था। बैठक में काफ़ी देर तक मर्दों की महफिल सजी रही। गप्पे शप्पे और ठहाके जो उस बंगले को और चार चांद लगा रहे थे। आखिर उस बंगले की इकलौते औलाद की शादी थी। फिर काफ़ी देर के बाद रात 2 बजे की करीब चेतन अपने दोस्तों को उनके घर के लिए छोड़ते हुए खुशी से चमकते चेहरे अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ रहा था। स्टेज पर बैठे निकिता पर उसकी नज़र पड़ने के बाद वह बड़ी बेकरार उसके संगत में पड़ने के लिए उसका दिल उसे पैमाल कर रहा था। उसके चेहरे को देखने के लिए और आने वाले पल का सोचते हुए उसके चेहरे से खुशी फूट रही थी। धीरे से दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में दाखिल होता चेतन सोच रहा था कि निकिता सर झुकाए घूंघट ओढ़े शर्म हया की चादर लपेटे उसके दिल के तार छेड़ने को तैयार होगी, मगर सामने का मंजर देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे जैसे लंबे चौड़े मजबूत आदमी को घायल करने के लिए तुम्हारा बिजलियां गिराता हुआ रूप ही काफ़ी है। उसके लिए इतने खूबसूरत हाथों में ये चाकू थामने की क्या ज़रूरत थी। चेतन के चेहरे और आंखों में एक दर्द उभरा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ बेड की तरफ बढ़ रहा था। खबरदार चेतन यादव, उससे आगे एक कदम भी मत बढ़ाना वरना अच्छा नहीं होगा। निकिता के शब्दों में कुछ ऐसा था जिस पर चेतन के कदम आगे बढ़ते बढ़ते वहीं रुक गए थे। कुछ देर सोचती निगाहों से उसके तरफ देखते हुए बोला, ये कैसा मजाक है निकिता। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी शादी को लेकर बेहद खुश थी, मगर मैं तुम्हें इतना खास दिन पर ऐसे भुंडे मजाक करने की बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगा। चेतन ने अपने चेहरे पर थोड़ी गंभीरता सजाते हुए ये बात बोली थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शरारत टपक रही थी। तुम गलत समझ रहे हो, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं ये शादी कभी करना ही नहीं चाहती थी। खुशी तो बहुत दूर की बात है। निकिता की आंखों में नमी सवार हो गई थी। अब समझ आई, ज़रूर तुम अभी तक इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही कि हम सच में एक हो चुके हैं। तो मेरी प्यारी पत्नी, अब तुम अपनी खुशकिस्मती पर यकीन कर लो कि हमारा प्यार सच्चा था, इसलिए हमारे दिल की मुराद पूरी हो चुकी है। चेतन की आंखों में कुछ दिन पहले निकिता का घबराया हुआ चेहरा लहराया था, जब वो बार बार यही कही जा रही थी, न जाने क्यों मुझे डर महसूस हो रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मेरा दिल डर से कांप रहा है। न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे। और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। भगवान करे ये सब कुछ सिर्फ मेरा वहम ही हो। हम बिना किसी परेशानी के जल्द एक हो जाएं। मैं इस मिलन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। उस वक्त निकिता का दिल किसी अनजाने से अनहोनी से डर से कांप रहा था। इसी बात को सोचते हुए निकिता ने चेतन को यकीन दिलाना चाहा था, मैं किसी और को चाहती हूँ। इसलिए ठीक होगा कि तुम मेरे साथ थोड़ी दूरी बनाकर मेरी बात को गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की इच्छा मेरे अंदर नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे पहली फुर्सत में ही डाइवोर्स चाहिए। निकिता के चेहरे पर शर्म हया की लाली अभी उतरी भी नहीं थी। निकिता के पथरीले शब्दों ने ऐसा वार किया था, अब सही मायने में चेतन को चौंकाने पर मजबूर कर दिया था। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो निकिता? कुछ दिन पहले तक तो तुम्हारा मेरे बगैर जीना मुहाल था। हम दोनों के दिल के जज्बात एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रहे थे।
तुम्हारी आंखों में मोहब्बत का एक तूफान देखा था, अब ये बेरुखी कैसी? अचानक से इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है? निकिता को अपनी बातों में उलझाते हुए चेतन निकिता के बेड तक आया। निकिता के सामने बेड पर बैठते हुए उसका घूंघट अपने हाथों से खींचकर एक तरफ फेंक दिया था। उसका इरादा अपनी खूबसूरत पत्नी को बातों में उलझाकर फंसाने का था। जरूर वो घबराई हुई थी, ऐसा उसने सोचा था, मगर निकिता अचानक जैसे किसी सपने से जागी थी। दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की हिम्मत ना करना, मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम पर वार करने में एक मिनट भी नहीं लगाऊंगी। निकिता अपने बिगड़े हुए तेवर के साथ चाकू उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा था। रिलैक्स हो जाओ निकिता, मूड ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जल्दबाजी करने की हरगिज कोशिश नहीं करूँगा। हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। चेतन ने दोनों हाथ खड़े करते हुए हार मानते हुए कहा था और निकिता से काफ़ी दूर बैठा हुआ था। तुम शायद मेरी बात को समझ नहीं पाए हो। मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। अगर तुम इसी तरह अपनी मनमानी करते रहे तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता, निकिता ने गुस्से भरे शब्दों में कहते हुए तेज धार चाकू अपने ही कलाई पर रख लिया। उसकी आंखों से सरासर आंसू फूट रहे थे। शब्दों में जैसे कुछ कर गुजरने की धुन सवार थी। चेतन एक झटके से बेड से उठकर खड़ा हुआ था। उस वक्त उसकी आंखों में दुख और बेयकीनी, न जाने क्या कुछ था। उसके सपनों का शीश महल एकदम से जमीन में धंस चुका था, जिसकी करछियां उसके दिल और आत्मा को जख्मी कर रही थी। निकिता का ये व्यवहार उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख भरा था। इतना कुछ हो जाने के बाद चेतन का इस कमरे में रुकने की कोई वजह नहीं थी। वो मरे कदमों से चलता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया था और उसके निकलते ही निकिता ने भी चाकू टेबल पर रखते हुए दोनों हाथों में अपना चेहरा गिराकर फूट फूट कर रोने लगी। तुम क्या जानो चेतन, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ, मगर मैं क्या करूँ, बेहद मजबूर हूँ। मुझे ये सब करना पड़ा। उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगे और मुझे माफ़ कर दोगे। निकिता ने जख्मी निगाहों से अपने दोनों हाथों को देखते हुए कहा था और फिर एक झटके से बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हुई। अपने खूबसूरत चेहरे को देखते हुए एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसुओं का समंदर बहा था। कितनी चाहत और कितने एहसास से उसने अपने आप को संवारा था और ये इच्छा की थी कि चेतन उसके रूप को सराहे और उसे पूरा कर दे। मगर अचानक उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया था जो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गया था और पीछे सिर्फ हसरत और यादें रह गई थी। अचानक ही निकिता को हिचकियों की बौछार शुरू हो गई। वो बेदर्दी से अपने कानों में पड़े झुमकों को नोचते हुए उसने अपने बालों में से पिन खींचते हुए बिंदिया और झूमर को भी अपने माथे से उतार कर दूर फेंका था। गले में मौजूद हार को भी इस तरह जोर से खींचा कि उसकी डोरी टूट चुकी थी और जेवर के साथ जूड़े की मोती कमरे में टूटकर बिखर चुके थे। एक एक करके निकिता ने अपना सारा जेवर अपने ऊपर से नोचते हुए पागल हो रही थी। अब निकिता कहीं से भी कुछ पल पहले वाली दुल्हन नहीं लग रही थी, बल्कि उसे खुद को देखकर किसी पागल औरत का एहसास हो रहा था, जिसके दिमाग में अचानक ही एक दर्द पैदा हो गया था। जेवरात और सारे श्रृंगार को फेंकने के बाद निकिता अपने दुल्हन के लहंगे को बुरी तरह से नोच रही थी। काफ़ी देर बाद अपना गुस्सा निकाल लेने के बाद थक हार कर वहीं कालीन पर बैठते हुए एक बार फिर से रोने में बिजी हो गई थी। चेतन कमरे से निकला, आंखों में आई नमी छुपाते हुए तेज कदमों से सर झुकाए बंगले से बाहर गाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। अमरावती अपने बेटे को रात उस पहर हवेली से बाहर जाता देखकर बुरी तरह से बौखला गई थी और 2-3 बार पुकार कर उसको रोकने की भी कोशिश करने लगी, मगर उसने अपनी माँ की आवाज़ को अनसुना कर दिया था और अपनी गाड़ी में बैठकर आंधी तूफान की तरह बंगले के दरवाजे से निकलता चला गया। कुछ देर पहले अपने दोस्त से बात करते हुए वह किस तरह खुश था और अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। कौन जानता था कि कमरे में मौजूद उसकी दुल्हन उसके लिए इतनी बुरी समस्याएं पैदा करेगी। उसके लिए कमरे में रुकना किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। गाड़ी को बेमकसद सड़कों पर दौड़ाते हुए चेतन की आंखों में नमी की वजह से सामने का मंजर बार बार धुंधला रहा था। लंबा चौड़ा मजबूत दिखने वाला आदमी सड़क के किनारे गाड़ी रोककर स्टीयरिंग पर सर रखकर फूट फूट कर रो दिया था। वह बार बार नामे सिर हिलाते हुए अपनी उस कमी को ढूंढ रहा था जिसके कारण निकिता का तेवर इस तरह बिगड़ गए थे, मगर ढूंढने से भी उसे कहीं भी कोई अपनी गलती दिखाई नहीं दी थी। विदाई के बाद हवेली में पहुंचने तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, फिर अचानक थोड़ी सी देर में एकदम सब कुछ कैसे पलट गया। निकिता के कुछ दिन पहले हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे कौन सी कयामत छुपी हुई थी, वह जान नहीं पा रहा था। सारी रात एक सड़क के किनारे अपनी गाड़ी में बैठे
सब बातों पर ध्यान देते हुए गुजार दी थी और आखिर में उसके पास ऐसा कुछ भी सिरा हाथ नहीं आया। दूर कहीं मंदिर में सुबह की आरती की आवाज़ गूंजी तो चेतन थक कर वापस बंगले में लौट आया था, जहाँ अमरावती बेचैन से टहलते हुए उसका इंतज़ार कर रही थी। मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? आधी रात को हवेली से बाहर क्यों गए थे? सब ठीक तो है ना? अमरावती ने अपने लाडले बेटे की रात भर बाहर रहने की वजह जानना चाहती थी और उसकी आंखों को देखते हुए बेचैनी से सवाल किया था। जी माँ, मैं ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। चेतन ने बड़े रूखे शब्दों में अपने होठों को भींचते हुए कहा था, मगर सामने मौजूद हस्ती उसकी माँ थी। पल में बेटे के दिल के हाल को भांप गई थी। नरमी से चेतन के बालों में हाथ घुमाते हुए बोली, मैं माँ हूँ तुम्हारी चेतन। तुम सबसे झूठ बोल सकते हो, मगर मुझे अच्छी तरह पता है, बचपन में भी जब तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश करते थे तो नज़र चुराते हुए बात करते थे और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को बुरी तरह से मोड़ते थे। आज भी तुम्हारी वही आदत है। अमरावती के कहने पर चेतन थोड़ा सा लड़खड़ाया था और आंखों में तैरती नमी गालों पर फिसल गई थी। माँ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हमने तो साथ जीने मरने की कस्में खाए थे। फिर अब अचानक उसने अपने रास्ते अलग क्यों कर लिए? वह कहती है कि उसे मुझसे मोहब्बत कभी थी ही नहीं। चेतन के शब्दों में बहुत उदासी घुली हुई थी। ये सब क्यों हो रहा है? हो सकता है कुछ मुलाकातों में तुम्हें ही गलतफहमी हुई हो और तुमने उसे सच मानकर अपने परिवार से बगावत करने पर उतर आए थे। इसी गलतफहमी में तुमने पूरे परिवार को राजी करवाया था। तुम्हारे खातिर हमें ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ना पड़ा, उन लोगों की बदतमीजियाँ बर्दाश्त करना पड़ा, सिर्फ इस दिन के लिए। अमरावती ने गुस्से से कहा था। माँ, हमारी खुशियाँ हमसे क्यों छिन गई है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि मुझे ये सज़ा मिली है? चेतन के शब्दों में गहरा दुख था। अरे नहीं बेटा, सज़ा कैसी? सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो तुम्हारी खुशियों को किसी की बुरी नज़र खा गई है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कई दिन तक तुम दोनों की खुशियों के लिए पूजा पाठ करवाए थे, भंडारे करवाए थे, गरीबों को खिलाया था। ऐसे नज़र लगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि उस लड़की ने हमेशा तुम्हें धोखा दिया होगा, मगर तुम बहुत भोले हो और बेवकूफ़ हो। उसकी मक्कारी को उसकी मोहब्बत समझ बैठे थे। अमरावती ने अंदाज़ा लगाया था। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी इतने सालों तक झूठ और फरेब से कैसे काम ले सकता है? वह मेरे पापा की दोस्त की बेटी है। हम एक साथ खेलकर जवान हुए हैं। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे दिल को उसके साथ जिस तरह की खुशी मिलती थी, ऐसे ही उसकी आंखों में भी मैंने अपने लिए पसंद और मोहब्बत के रंग देखे थे। आंखें धोखा नहीं दे सकती, ना ही चेहरे पर छाई शर्म की लाली धोखा दे सकती है। जितना मैं उसे चाहता हूँ, उतना ही गहराई से वह भी मुझे चाहती थी। मगर अब अचानक ये सब कुछ कैसे हो सकता है? चेतन बार बार उलझ रहा था। तभी उसको एक चीख सुनाई दी तो चौंक कर पलटा था। मम्मी, ये निकिता की आवाज़ थी ना? क्या हुआ उसे? चेतन ने बेचैनी से अपनी जगह से उठना चाहा था, जबकि अमरावती के चेहरे पर जैसे एक पल को बौखलाहट उतर आई थी। अरे नहीं बेटा, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी की चीखने की आवाज़ नहीं सुनी, अमरावती ने कहा था। नहीं माँ, मैं जाकर देखता हूँ। निकिता अब भी मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उसका ख्याल रखना है। चेतन परेशान हुआ था। गोली मारो उस धोखेबाज लड़की को, अपने बाप की जैसी मक्कार है। मैं कहती थी ना, वह तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती, मगर तुम्हारी आंखों पर तो उसके हुस्न की पट्टी बंधी थी। माँ की बातों पर भरोसा नहीं किया। तुमने आज ये दिन देखना पड़ा है कि शादी के रात बजाय अपने कमरे में होने के, तुम पूरी रात इस बंगले से बाहर न जाने कहाँ धक्के खाकर अब वापस लौटे हो। अभी भी तुम्हें उसी की फिक्र है जिसने तुम्हारी मोहब्बत का भी लिहाज नहीं किया। और ऐसी बदचलन लड़की को दोबारा मेरे सामने अपनी धर्म पत्नी मत कहना, जिसने तुम्हारे साथ 7 जन्मों की कस्में खाकर तुम्हारे साथ गद्दारी की, बेशर्मी की, अब हद हो गई। अपने मुंह से ही उगल पड़ी। वह किसी और को पसंद करती है और तुमसे डाइवोर्स चाहती है। तुमने रात से अभी तक कुछ भी नहीं खाया। ये कहते हुए अमरावती ने धारा को आवाज़ देकर नाश्ता लाने को कहा और दोबारा चेतन की तरफ पलटी, जो कि अभी बेचैनी से अपने कदमों को बदला था। इस मौके की तलाश में था कि अपनी माँ के सामने से उठकर अपने कमरे में जाए। अमरावती ने बाकायदा उसके बाजू को मजबूती से पकड़ते हुए उसके जाने का सारा रास्ता बंद कर दिया था। इधर उधर की बातें करते हुए खुद ही अपने बेटे को अपने हाथ से नाश्ता करवाते हुए अमरावती पूरे दिल से उसके हालत पर दुखी थी। खाने के बाद ज़बरदस्ती दवा देकर बोली, चेतन मेरी बात मानो, निकिता घर में ही है, कहीं नहीं जाएगी। मेरी बात मानो, पहले थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद अच्छा समझो तो ज़रूर अपनी पत्नी के पास चले जाना।
इस वक्त मुझे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जा रही। अपनी माँ को तकलीफ मत दो। तुम्हारे अचानक यूं रात को हवेली से बाहर जाने पर मैंने पूरी रात एक ही टांग पर खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करते हुए बिताया है। वह महारानी तो तुम्हारे जाते ही अंदर से दरवाज़ा लॉक करके न जाने किस यार के सपनों में गुम थी। जरूर वह सो गई होगी। रात भर घर से गायब रहने वाले आदमी को उसकी जरा बराबर भी परवाह नहीं होगी। मैं पहले भी तुम्हारे खातिर ये सब कुछ जानते हुए भी चुप थी, मगर अब ज़्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इस वक्त तुम सिर्फ आराम करो। अमरावती ने अपने चेहरे पर लाचारी लाते हुए बेटे को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना चाहा और अपनी बातों के तानों बानों पर आंखों में आंसू भर लाई थी, जिस पर चेतन बुरी तरह से बौखला उठा था। माँ, आप खुद को इस तरह से तकलीफ मत दो। ठीक है, मैं आराम कर लेता हूँ। आप मेरे खातिर एक बार जाकर निकिता को देख लो, फिर मैं आपसे और कोई जिद नहीं करूँगा। चेतन माँ के मन को तसल्ली देने के लिए जल्दी से बेड पर टांगे ऊपर करते हुए लेट चुका था, मगर आंखें बंद करने से पहले एक बार फिर माँ के हाथ थामकर बोला था, माँ, निकिता मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी ज़िंदगी भी है। आप अच्छी तरह जानती है मेरे दिल में निकिता की क्या हैसियत है और कितना ऊंचा मकाम है। प्लीज़ माँ, बस मेरे खातिर मेरी निकिता को कोई तकलीफ मत होने देना। उसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। चेतन अपनी माँ से विनती करते हुए बोला और फिर सोने की कोशिश करने लगा। जब अमरावती अपना हाथ छुड़वाकर तेजी से कमरे से निकली थी। अपने बेटे की इस तरह निकिता से प्यार देखकर एक पल के लिए अमरावती को भी डरा कर रख दिया था। ये बेकरारी है मेरा चेतन, कभी अपनी माँ के सामने तो जाहिर नहीं की थी तुमने। हमेशा हंसकर बात को टाल दिया करता था। अमरावती ने बुरी तरह से धड़कते दिल पर हाथ रखकर सोचा था। कुछ रात भर जागने और दिमाग के तनाव की वजह से कुछ दवा का असर था। चेतन की आंख जल्दी ही लग गई थी और नींद उमड़ी तो घड़ी पर जब 5 बजने वाले थे, ये देखकर चेतन एकदम से घबरा गया था और जल्दी से उठकर बैठ गया। धीरे धीरे उसके दिमाग ने सोचना शुरू किया, हे भगवान, रात भर घर से गायब होने के बाद मैंने पूरा दिन नींद में बिता दिया। मेरी पत्नी न जाने किस हाल में होगी। मुझे पूरा भरोसा है सुबह मैंने किसी और की नहीं बल्कि निकिता की चीखने की आवाज़ सुनी थी, मगर न जाने क्यों माँ ने मेरी बात को सख्ती से रद्द कर दिया था। अभी वह अपने भारी होते हुए सर को थामकर यही सोचने में मगन था। उसे बाहर से शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गुस्से में किसी पर चिल्ला रहा हो। चेतन तेजी से कमरे से बाहर निकला था। आवाज़ के तरफ कदम बढ़ाते हुए चेतन परेशान था, क्योंकि चीखने चिल्लाने की आवाज़ उसकी माँ की थी, जो ज़रूर उसकी पत्नी निकिता पर गुस्से से चिल्ला रही थी, और ये आवाज़ उसके बेडरूम से आ रही थी। ये लड़की, मेरे सामने ये चोचले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ऐसी कौन सी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आन पड़ी है कि तुम इस तरह से निढाल होने का ड्रामा कर रही हो? मैं तो पहली नज़र में ही कमरे को और तुम्हारी हुलिये को देखकर अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि यहाँ पर रात को क्या कुछ हुआ था। इसलिए मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो और अपना गंदा गलीज थोबड़ा लेकर मेरे बंगले से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि मेरा बेटा जाग जाए। अमरावती इस तरह गलत शब्दों में इस्तेमाल करते हुए बोली थी कि चेतन तेजी से कमरे में दाखिल हुआ था। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आपने माँ से सवाल करते हुए चेतन की नज़र सामने कालीन पर पड़े औंधे मुंह निकिता पर पड़ी तो भागकर आगे बढ़ गया था। निकिता, आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया? उसके चेहरे को थपथपाते हुए चेतन बेताबी से बार बार उसका नाम बुला रहा था, मगर उसके मुर्दा शरीर पर कोई हलचल मौजूद नहीं हुई। जबकि अमरावती अपने शब्दों पर काबू रखते हुए छटपटाई थी। छोड़ दो उसको, ये तुम्हारी हमदर्दी बटोरने के लिए सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही है। अमरावती मुंह बनाते हुए सर झटका था। नहीं माँ, इसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। चेतन परेशान होते हुए निकिता को बाहों में लेकर उठाते हुए कहा था। इसको अस्पताल ले जाने के बजाय इसके लालची बाप के हवाले कर दो, जिसके साथ कोई चाल चलकर हमारे बंगले में दाखिल होने की कोशिश की है। इसके नाज नखरे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ये इस काबिल है। इससे कोई नरमी बरती जाए। अमरावती ने चेतन को अकल देनी चाहिए थी, मगर वह एक बार फिर से अपनी माँ की बातें अनसुनी करता हुआ तेजी से निकिता को लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी की पिछली सीट पर निकिता को लिटा दिया और खुद ही ड्राइविंग सीट संभालते हुए आंधी तूफान के रफ्तार से बंगले से अस्पताल का रास्ता तय किया था। उस बीच बार बार परेशानी से पीछे मुड़कर निकिता को सही सलामत होने का यकीन कर रहा था। अस्पताल पहुंचकर निकिता की हालत को देखते ही उसे इमरजेंसी में लाया था। 2 घंटे की भाग दौड़ के बाद एक नर्स कमरे से बाहर आई थी। इस पेशेंट के साथ कौन है? नर्स ने आसपास देखते हुए पूछा था। चेतन जल्दी से तड़पते हुए आगे बढ़ा था।
मैं हूँ इस पेशेंट का पति। सब ठीक तो है ना? वह तेज़ी से नर्स की तरफ बढ़ते हुए बोला था। आपको डॉक्टर साहिबा बुला रही हैं, जाकर उनसे पूछ लीजिए। नर्स ने उसे अजीब सी निगाहों से घूरते हुए कहा था और वहाँ से आगे चली गई थी। चेतन परेशानी से कमरे में दाखिल हुआ था, जहाँ एक तरफ बेड पर निकिता पड़ी हुई थी। उसकी सांसें अब नॉर्मल अंदाज में चल रही थी। चेतन उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल किया था, जी ये शादीशुदा है और मेरी पत्नी है। शादी कब हुई थी? डॉक्टर के तरफ से ये सवाल था, जबकि चेतन ऐसी फालतू सवालों पर झुंझला उठा था। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, कल शादी हुई है। ये बात कहते हुए चेतन बड़ी गुस्से में था, मगर पेशेंट की ये हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये नई नवेली दुल्हन है। आप मर्द शादी करके लड़कियों को बेजान खिलौना क्यों समझ लेते हैं? देखने में तो आप बहुत ही पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान मालूम पड़ते हैं। क्या आपको ये तमीज़ किसी ने नहीं सिखाई कि औरत के साथ किस तरह पेश आते हैं? और उसकी हालत इतनी बुरी कर दी जब आपको पेशेंट की फ़िक्र नहीं थी। अब जब वह मरने वाली हो गई तो आप उसे लेकर अस्पताल चले आए हो। ये हालत तो अक्सर उन लड़कियों की होती है जो किसी बहुत ही छोटे इलाकों की जाहिल घरों से संबंध रखती हैं, या फिर उनके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ होता है। लेडी डॉक्टर ने इतने बुरे शब्दों में चेतन को खरी खोटी सुना डाली थी। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा। ये मेरी पत्नी ज़रूर है, मगर कुछ पर्सनल समस्याओं की वजह से मैंने तो उसको छुआ तक नहीं है। फिर आप किस हैवानियत की बात कर रहे हैं? चेतन बड़ी हैरान होते हुए डॉक्टर से कहा था, जबकि उसकी इस बात पर लेडी डॉक्टर ने गुस्से में मुस्कुराते हुए कहा था, आप अच्छी तरह जानते हैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इतना अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ और पेशेंट की हालत देखकर जांच करके ये बात कर रही हूँ। खैर, मैंने दवाई लिख दी हूँ, उनको पूरा टेस्ट की बेहद ज़रूरत है। ठीक होगा। अब उनके साथ आप अच्छे से पेश आना। अक्सर इस तरह के हालत के बाद लड़कियों का जिंदा बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको सच में अपनी पत्नी की फ़िक्र है तो अगली बार अपने जज्बात पर काबू रखना। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सारी ज़िंदगी पछताना पड़े। डॉक्टर ने मेरा किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया था। आपको इस कहानी का अगला भाग सुनना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस कहानी को आगे सुनना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उसे देख सकेंगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।